काम आएगी। अब मान लेते हैं मैं यहाँ पर कोई भी एक एटम लेता हूँ, मान लेते हैं एक्स। उसके हमेशा जो बेस में लिखा जाता है वो ए मान लेता हूँ और जो उसके टॉप में लिखा जाता है वो एम मान लेता हूँ। ए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, और एम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मास नंबर हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अब देखिए अगर मुझे निकालने हैं इसके अंदर न्यूट्रॉन, ये एक्स वाला जो एक एटम है इसके अंदर अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, m-a कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ओके, अब ये जो आपका एटॉमिक नंबर है यही इसी के इक्वल होते हैं प्रोटॉन। इसी के इक्वल क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, अब ये एलिमेंट देखिए, ये जो आपका एटम है ये बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो आप सिंपल समझ जाइए, अगर कोई एलिमेंट है जो आयन की फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं प्रोटॉन और उसी के इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ क्लियर हो गई। जो ऊपर लिखा जाता है वो मास नंबर है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दीजिए, आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूछा गया, ये चीज़ आपको क्लियर पता होगी। अब एक और पॉइंट थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चंस में काम आएगा, वो मैं बता देता हूँ। अब मान लेते हैं मेरे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन +1 है और एक हाइड्रोजन मेरे पास में -1 है। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पता करनी है, तो इलेक्ट्रॉन पता करने तो सिंपल देखिए, अभी मैंने क्या बताया था, अगर वो न्यूट्रॉन है इसका मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होगा, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन में अगर +1 आ गया, +1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन हमेशा क्या दिखाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या दिखाएगा, नेगेटिव चार्ज दिखाएगा। अगर यहाँ पे +1 आ गया है तो हमें सिंपल क्या करना है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने, देखिए ज़्यादातर प्रोटॉन पूछता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन पूछता है। क्लियर है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना एटॉमिक नंबर है उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम माइनस कर देंगे, मतलब -1, तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है +1 तो यहाँ पे -1 तो 0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो कितने हो गए, 0 हो गए। इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका बताए, मतलब उसका रिवर्स करना होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर में से, और नेगेटिव चार्ज है तो हम प्लस कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर हमसे पूछेगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो एटॉमिक नंबर है, अब नेगेटिव चार्ज है तो उसमें प्लस कर देंगे। प्लस कितना चार्ज करेंगे, +1 है तो +1 कर देंगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, 1 + 1 = 2। इसका मतलब यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 है। ये चीज़ आपको क्लियर पता हो गई होगी। अगर यहाँ पे चार्ज आ जाएगा तो किस टाइप से करना होगा, मतलब रिवर्स कर दीजिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में से घटा दीजिए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में प्लस कर दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन बता देता है। ये भी आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बेसिक यहीं से बता दिया है जो आगे के क्वेश्चन में काम आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा गया, न्यूट्रॉन पूछा गया और इलेक्ट्रॉन पूछा गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके नंबर ऑफ जो हमारे पास में, ये पहले तो देख लेते हैं, ये जो हमारे पास में एटम है ये इस पर कोई भी आयन नहीं है, मतलब कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। 71 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने हो गए, 71। इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज नहीं है तो उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन 71। अब यहाँ पर 71 है, ये 104 हो गया, ये तो यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन ही हट गए। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है आपके पास में, 175। इसमें से क्या कर दीजिए, 71 को माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास में 104 जो है वो निकल कर आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो गए, 104 हो गए। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया। क्लियर है। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, Be+2, इसीलिए मैंने आपको जो है वो ये कंसेप्ट बता दिया था, इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ आती है, एक आइसोटोप होता है, एक आइसोबार होता है, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। आइसोटोप में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं बट मास नंबर उनके डिफरेंस होते जाते हैं, मतलब जो बेस वाली चीज़ है वो सेम रहती है, ऊपर वाली चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम रहते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंस होती रहते हैं। बट हमसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, आइसोटोप आइसोबार से क्वेश्चन नहीं पूछे गए।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, आइसो मीन सेम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आयन, तो Be+2, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि Be का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है। आपको 20 तक तो सीरीज याद होगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। अब मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसमें से माइनस करेंगे, नेगेटिव है तो प्लस करेंगे। अब 2+ है तो हम -2 कर देंगे तो हमें 2 मिल के आएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, किसके अंदर, बेरिलियम +2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक निकालना है, मतलब और किसी में भी 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। हाइड्रोजन +1 बोला गया, हाइड्रोजन होता है 1, अब +1 बोला गया है, प्लस का मतलब क्या करेंगे, -1, इसके अंदर तो 0 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 नहीं है, इसमें हटा देते हैं। लिथियम देखते हैं, अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसके अंदर क्या होता है, 3 एटॉमिक नंबर होते हैं। कितना होता है, 3, +1 है यहाँ पे, +1 का मतलब है यहाँ पे इसको क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर कितना निकल कर आएगा, 2। तो मतलब यहाँ पर जो बेरिलियम +2 था उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 है, और जो लिथियम प्लस है उसमें भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर बोला गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ रहे हैं, यानी हमें बताना है कि कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब देखिए यहाँ तक तो आपको सीरीज याद ही होगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए हमें कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों के यहाँ पर रिक्वायर हो रहे हैं। इन तीनों के हमारे पास में एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। जब एटॉमिक नंबर उनको प्लस कर लेंगे और फिर जो चार्ज है उसके हिसाब से प्लस माइनस कर लेंगे, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, सबसे पहले कार्बन देखते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। ओके, सबसे पहले कार्बन, ऑक्सीजन में देखते हैं एटॉमिक नंबर कैसे, कोई भी चार्ज नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे सिंपल सा ये देखिए, तो एटॉमिक नंबर 6 और 8 कर लेते हैं तो कितना होगा, ये टोटल 14। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 है। Cn-1 है, पहले C देख लेते हैं, N देख लेते हैं। 6 और 7 13 हो गए। अब माइनस का 1 है, तो क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो 6 और 7 कितने हो गए, 13 +1, यहाँ पे इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 14 मिलेंगे। अब NO+ है, N हम देख लेते हैं कितना और O कितना है, 7 7 14 और यह टोटल हो गया 15। अब +1 प्लस में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर प्लस का चार्ज है तो माइनस करते जाएंगे, माइनस का चार्ज है तो प्लस करते जाएंगे, इसका रिवर्स करते जाएंगे। तो प्लस है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो ये 15 माइनस यहाँ पर भी कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन 2 -2 है, कार्बन कितना होता है, 6, तो 6 कितने हो गए, 12। अब -2 है, इसका मतलब हम इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए। इसका मतलब क्या है, सभी के अंदर 14 इलेक्ट्रॉनिक है, तो हमारा पहले से आंसर बन जाता है 14 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसी टाइप से औरों में भी चेक कर सकते हो किसमें ज़्यादा या किसमें कम है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO, यानी हमें वो बताना है कि कौन सा आयन यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा कार्बन के साथ में। अब ये भी हमने वापस किया था, कार्बन में कितने होते हैं, 6 और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पर 6 और 6 कितने हो गए, टोटल 14, यानी हमें ये देखना है कि किसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन, नाइट्रोजन फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे यही है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन फिर लिख लेते हैं 7। तो ये यहाँ पर हमें कार्बन और नाइट्रोजन माइनस, कार्बन में कितने हैं 6, नाइट्रोजन में कितने हैं 7, हमें टोटल कितने चाहिए होंगे, 14 चाहिए होंगे। तो 6 ये हो गए 13 और माइनस ये है तो यहाँ पे एक और प्लस हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पर भी कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वापिस से 4th का आंसर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमें कितने मिलेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। आप निकाल के देख लेना, यहाँ पे नाइट्रोजन में आपको कितने मिलेंगे, 13 मिलेंगे, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन में 10 मिलेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन 2- वाला यहाँ पे आपको 15 मिलेंगे, 14 केवल इसी में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद O-2। अब ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, 8। अब माइनस का साइन है तो +2 कर देंगे, इसका मतलब 10। यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर चाहिए वो 10। अब TL हम इसको एक बार रहने देते हैं, ये होता है कितना, थेलियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 81 होता है। क्लियर है। अगर आपको ये पता है तो ठीक है। यहाँ पे थेलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 81। अब चार्ज कितना है, प्लस है, तो -1 करके हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे 80। बट हमें बात करनी है कि 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर तो यही बनता है। फिर भी हम सोडियम, अगर ये आपको पता भी नहीं है, ये चीज़ छोड़ देते हैं कि ये आपको पता नहीं है, बट सोडियम, फ्लोरीन और नियन ये तो आपको पता है ना, ये इन चीज़ों का तो आपको पता है।
तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, -1 का मतलब +1 करके यहाँ पे कितने निकल कर आएंगे हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम को तो आपको पता होना चाहिए कि 11 होता है, या ये भी नहीं पता, तो 11 और यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने निकल कर आएंगे 10। और यहाँ पे इसी टाइप से जो है नाइट्रोजन कितना था 7, अब -3 है तो इसको प्लस कर देंगे, ये भी कितना निकल कर आएगा 10, मतलब इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 80 इलेक्ट्रॉन है। तुम्हारा आंसर बनता ए, क्योंकि इन्होंने आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो नहीं है वो पूछा है। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो चलते हैं 6 की तरफ। वो टॉपिक हमारा डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। क्लियर है? अब यहाँ पे पूछा गया नीट 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। अब देखिए विजिबल रीजन, अब देखिए एनर्जी स्पेक्ट्रम होते हैं n=1, फिर n=2, n=3, n=4, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो n=1 होता है वो कौन सी सीरीज होती है? वो होती है लाइमन सीरीज। n=2 वाली कौन सी होती है? बाल्मर सीरीज होती है। n=3 वाली कौन सी होती है? पास्चन सीरीज होती है। n=4 वाली कौन सी होती है? ब्रैकेट होती है। और उसके बाद में एक पी फंड सीरीज भी आती है। हमसे पूछा है विच ऑफ द इस ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम ऑफ फॉल इन द विजिबल रीजन। अब ये विजिबल रीजन किस में आएगा? जो आपका n=1 लाइमन सीरीज जो होती है वो आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, और जो बाल्मर होती है वो किसके अंदर आती है? वो आती है विजिबल रीजन के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आई है। उसके बाद में यहाँ पे इंफ्रारेड आ जाती है, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कोरस्पेंडिंग टू द वेवलेंथ 15 नैनोमीटर हमारे पास में ये दिया हुआ है, और प्लैंक कांस्टेंट दिया, स्पीड ऑफ लाइट दिया है। अब देखिए दो चीज़ें, आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला क्या है वो बात करते हैं। सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला होता है E=h म्यू। ये म्यू क्या है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। म्यू क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अब म्यू को हम कैसे लिखते हैं? म्यू को लिखते हैं हम, देखिए म्यू को हम लिखते हैं किस टाइप से? c/λ। c क्या है यहाँ पर? c है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या होता है आपका? लैम्डा होता है जो आपकी वेवलेंथ होती है। तो इस टाइप से, तो म्यू की जगह हम c/λ लिख सकते हैं। तो ये हमारा hc/λ करके भी आता है, मतलब E=h म्यू लिख सकते हो, या फिर E=hc लिख सकते हो, या फिर स्पीड ऑफ लाइट को म्यू इंटू लैम्डा भी कर सकते हो। तो यही फॉर्मूला है, उसको बार बार घुमाया गया। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब हमसे एनर्जी पूछी गई, क्या पूछी गई? एनर्जी पूछी गई। हमें ये देखना है कि E=h म्यू वाला लगेगा या hc/λ लगेगा। h हमें दिया है, c हमें दिया है, वेवलेंथ हमें दी है, तो E=hc/λ फॉर्मूला लगेगा। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। देखिए E क्या लगेगा? hc/λ लगेगा। h की वैल्यू हमें दे दी है, c की वैल्यू हमें दे दी है, और लैम्डा की वैल्यू हमें दे दी है। नैनोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर हम क्या कर लेंगे? इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 4.42। अब उसके बाद में आगे कितनी निकल कर आएगी? 4.42 10⁻18 निकल कर आएगी। तो ये हमारी जो है वो एनर्जी निकल कर आ जाएगी इन द। तो इस टाइप से हमारी जो है वो आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? इसको डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख के और यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वापस यही फॉर्मूले बार बार चलते रहेंगे। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट दे दी गई है, द स्पीड ऑफ लाइट दे दी गई है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम ऑफ विद लाइट फ्रीक्वेंसी दे दी है। इस बार क्या दे दिया गया है? फ्रीक्वेंसी दे दी है। तो सिंपल अभी बताया था कि म्यू जो होता है वो क्या होता है? c/λ, बट फ्रीक्वेंसी दे दी हमें। पूछा क्या है? वेवलेंथ पूछा है। तो वेवलेंथ पूछा है तो सिंपल क्या करेंगे? इस लैम्डा को उधर लेके चले जाएंगे, तो लैम्डा c/μ, ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यू दिया हुआ है, c दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए वापस देख लेते हैं, लैम्डा c/μ। c हमारा दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, और हमारे पास में जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हम ये प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह यूज़ ही नहीं करेंगे, सिंपल इनका यूज़ कर लेंगे। तो 3 × 10⁻17/6 × 10⁻15 ये चीज़ करके जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास में निकल कर आएगा 15 नैनोमीटर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वापस हमसे क्या पूछा गया? देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द फोटोकेमिकल इक्वेशन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्ग्स पर मोल इज गिवन बाय। तो यहाँ पे मोल्स वगैरह आ गए हैं, तो मोल आ गए हैं, तो यहाँ पे नंबर जो है वो एवोगैड्रो नंबर भी यहाँ पर आएगा। अब सिंपल है, हमारे पास में फॉर्मूला क्या था? E=hc/λ। h हमारे पास में दे दिया गया है, c हमारे पास में दे दिया गया है,
क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर देखिए लेमडा की वैल्यू को अपॉन में लेमडा ही रखा है, तो लेमडा की वैल्यू अगर नहीं दी है तो अपॉन में लेमडा ही रखा है। बट यहाँ पर क्योंकि हमें अर्ग्स इन मोल्स निकालना, तो यहाँ पर HCNA भी आएगा, एवोगैड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये सारी वैल्यू आप रख लीजिए, सिंपल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है अपॉन में लेमडा रख के, और यहाँ पे इसको सोल्व कर लेना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 1.196, 10 की पावर 8 या 16, 10 की पावर 8 निकल कर आएगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ द रेडिएशन, ये हमें एनर्जी दे दी है 25 इलेक्ट्रोवोल्ट और यहाँ पर 50 इलेक्ट्रोवोल्ट। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ, अब देखिए सिंपल सा है, काफ़ी बार कर चुके हैं, E = hc/λ होता है। इसका मतलब क्या है कि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, तो E1 अपॉन में E2 करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HC से HC कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, λ2 अपॉन में λ1। सिंपल है, ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, अब E1 हमें कितना दिया है, E1 हमें दिया है 25 और E2 कितना दिया है 50, तो ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करके हम जब निकालेंगे तो ये आएगा λ1 = 2 λ, λ1 = 2 λ2। इसको सोल्व करके देख लीजिए, क्यों, क्योंकि E1 अपॉन में E2 = λ2 अपॉन में λ1। इस टाइप से जब वैल्यू निकाल के दोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट, हमें वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट दे दी गई है। द वेलोसिटी ऑफ द लाइट हमें दे दी गई है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम लाइट विद द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी हमें दे दी गई है और हमें क्या पूछ लिया गया है, लैम्डा पूछ लिया गया है। तो सिंपल है भैया, अब कितनी बार एक ही एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की जरूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए अभी C = क्या होता है, म्यू लैम्डा होता है। हमसे लैम्डा पूछा तो C अपॉन में क्या हो जाएगा, वापस वही सेम फॉर्मूला लगा दीजिए। सेम फॉर्मूला जब आपको लगाओगे तो लैम्डा = क्या आ जाएगा, C यहाँ पर ये दिया हुआ है, म्यू यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसको जब कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद नैनोमीटर में जब निकालोगे तो ये आएगा 4 × 10⁻⁻1। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है वहाँ पे दिया गया फॉर गिवन एनर्जी E हमें दे दिया गया है, कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमसे पूछिए H दे दिया है, C दे दिया है। तो E = क्या होता है, HC/λ होता है। अगर हमें लैम्डा निकालना है तो यहाँ पर ये चला जाएगा और E इधर आ जाएगा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल λ = HC/E। अब सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और वो कितना निकल कर आएगा, 656 नैनोमीटर आएगा। देखिए मैंने डिटेल में इसको कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूँ, बट मैंने आपको वैल्यू और फॉर्मूला किस टाइप से आएगा वो आप देख लेना। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है। अब देखिए लॉन्गेस्ट E = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, ये तो आपको पता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसका लैम्डा कम होगा, बट हमसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है एनर्जी वाला, अगर हमें लैम्डा वगैरह इस टाइप से निकालना है तो 1/λ होता है क्या, RH/Z²। अब Z क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, जो पूरा स्पेक्ट्रम चलता है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही चलता है, इसलिए Z क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो इस टाइप से हम इसको जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 1/λ = R। ये N1 की एनर्जी है, N1² - N2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे N1 और N2 क्या लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ के अंदर जो आपका N1 होता है वो N कितना होता है, 2 होता है। बट अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, यानी सबसे मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, इसे आगे वाली सीरीज तक जाएगा, यानी N2 जो होगा वो = 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या कर लेना, ये R क्या होता है, ये भी अब कईयों का क्वेश्चन आ जाएगा। R होता है आपका रेडबर्ग कॉन्स्टेंट। R क्या होता है, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट होता है। R की वैल्यू कितनी होती है, हमसे नैनोमीटर में पूछा गया ना, तो नैनोमीटर में इसकी वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻⁻2 नैनोमीटर। अगर मीटर में पूछ ले रेडबर्ग की तो वो होती है 1.097 × 10⁻7 मीटर। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यू लगा देंगे। 1/λ हमें निकालना है, RH जो दिया वो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। N1 कितना था हमारे पास में, 2² - N2 कितना था, 3 था, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर, और इस टाइप से इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। ये 1.097 × 10⁻2 रख लेंगे। कंप्लीट कैलकुलेशन कर लेंगे। जब कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में आंसर निकल कर आएगा 656 नैनोमीटर। क्लियर है? तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोहर्स मॉडल ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बेस्ड ऑन द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दी गई है E इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10 की पावर -18 जूल जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है? ये एनर्जी की इक्वेशन है। सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमसे पूछा गया कि इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट है इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन होती है वो चेंज इन एनर्जी के लिए ही हम जो है वो यूज़ करते हैं। और ये आगे जो क्वेश्चन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आने भी वाली है, तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्या बोला गया है कि बी फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज ए मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर द n इज इक्वल टू 6 विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या गलती लिख दी है। यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया कि विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑर्बिट होता है ना, वहाँ पर जो है वो टाइटली बाउंड होता है, लूजली बाउंड नहीं होता है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लूजली बाउंड होगा जितना ज़्यादा स्मॉल ऑर्बिट होगा। ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियस के पास में जो सबसे स्मॉल ऑर्बिट होता है, ये करे कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होता है। जी नहीं, वो लूजली बाउंड होता है जो फार, जो इन्फिनिटी पे जो होते हैं, जो जितने ज़्यादा दूर होते हैं उनमें लूज बाउंड होता जाता है, बट जो पास में होता है उसमें टाइटली बाउंड होता है। तो ये जो इन्होंने स्टेटमेंट लिख दी ये गलत लिख दी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब आगे की स्टेटमेंट भी हम रीड कर लेते हैं। सी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? द नेगेटिव साइन इक्वेशन, जो इक्वेशन के अंदर यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया गया, सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी द इलेक्ट्रॉन वर एट द इन्फिनिट डिस्टेंस देन फ्रॉम द न्यूक्लियस। बिल्कुल करेक्ट है। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। ये भी बिल्कुल सही है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होती जाएगी, एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना ऑर्बिट जो है वो ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर जो वो 15 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अभी अभी हमने जो है वो ई वाली इक्वेशन देखी है, चेंज इन एनर्जी वाली, और वहाँ पे क्या कर रखा था? जेड अपॉन में एन स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? ई जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पर एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। और हमें यहाँ पर क्या निकालना, देखिए अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जी। इसका मतलब क्या है? सबसे कम एनर्जी किस में होगी? जिसमें एन की वैल्यू जो वो सबसे ज़्यादा आएगी। इसका मतलब जो उसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू वो सबसे ज़्यादा आनी चाहिए। अब एक है 6 and 1, एक है एन 5 to 4, एक है 6 to 5 और एक है 5 to 3। अब आप यहाँ पे डेल्टा ई क्या होता? डेल्टा ई जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमने 1 1 क्यों लिया है? क्योंकि z जो है वो हाइड्रोजन के लिए वो 1 रहेगा, 1 की पावर 1 होती है, वो 1 ही होता है, तो इसलिए अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लगा के देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है वो हाईएस्ट डिनोमिनेटर किस में आ सकता है? तो हाईएस्ट डिनोमिनेटर यहाँ पे देखिए 6 और 5 की अगर मैं लगाता हूँ तो 36 25, इसका डिनोमिनेटर सबसे हाईएस्ट आएगा। इसका मतलब अगर जिसका डिनोमिनेटर हाईएस्ट आएगा उसकी वैल्यू जो वो सबसे कम आएगी, और यहाँ पे जब कम आएगी तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेटर इसी में आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हो। 5 to 4 वाले, 5 to 3 वाले, 6 to 1 वाले, हमें हाईएस्ट डिनोमिनेटर केवल इसी में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया द एनर्जी ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट। क्या बोला गया? द एनर्जी ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, ये हमें एनर्जी दे दी गई है सेकंड ऑर्बिट के लिए। हेंस द एनर्जी ऑफ द फोर्थ बोहर ऑर्बिट। अब यहाँ पर सिंपल क्या है कि सेकंड के लिए हमें एनर्जी देके किसके लिए पूछी जा रही है? हमारे पास में फोर्थ ऑर्बिट के लिए पूछी जा रही है। अभी हमने ई की वैल्यू, ई का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए माइनस के, ये हमने कांस्टेंट लिया है, जेड अपॉन में एन स्क्वायर होता है। ये तो चीज़ क्लियर है? ओके, अब ये जो जेड है ये दोनों के लिए सेम है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे नंबर सेम रहेगा। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ये एन स्क्वायर के, जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन में था उसी टाइप से। तो हम क्या करते हैं? E2 का मतलब क्या है? सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ये इतनी है। E2 इज इक्वल टू माइनस के, अब सेकंड ऑर्बिट था, n का मतलब क्या होगा? n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब ऑर्बिट है, n यहाँ पे ऑर्बिट है, n स्क्वायर यहाँ पे क्या था? 4 था। अब यहाँ पे हमें E4 के लिए निकालना है, अपॉन में E4 के लिए निकालना है।
तो माइनस के वो तो सेम रहेगा। अब 4 का जो स्क्वायर होगा n स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस टाइप से हमें ये लिख दिया है। अब यहाँ पे माइनस के से के कट कर लेते हैं, ये 4/16 ऊपर चला जाएगा, तो ये किस टाइप से आएगा E2/E4 इज इक्वल टू 16/4। इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब E2 की दी हुई है तो हमारा जो फॉर्मूला इसको शो करके आता है E2 इज इक्वल टू 4E4। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें E4 के लिए निकालना है तो वो डिवाइड कर देंगे E2 से, किससे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब जहाँ पे जो है वो 328 है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए 8 और ये 2, तो 82 किलो जूल, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, The frequency of radiation emitted when the electron falls n2 to n1 in a hydrogen atom will be the। यहाँ पे हमें टोटल ये हमें इस टाइप से बोला गया कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब देखिए आपके सामने है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमारे सामने सबसे पहले दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक तो डेल्टा एनर्जी वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक हमारे पास में क्या है E इज इक्वल टू एच म्यू वाला। हमें ये चीज़ निकालनी है, ये हमें दिया है और ये पहले हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमें एच कॉन्स्टेंट यहाँ पर दे दिया गया, ये हमारे सामने ये रहा। अब हमें E निकालना है। E के लिए अभी हम वापस वही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन सा, E इज इक्वल टू R और वही वापस 1n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, यही आएंगे। यहाँ पे 4 और 1 है, क्लियर है। तो यहाँ पे फॉल्स फ्रॉम 4 to 1 जा रहा है, तो यहाँ पे 4 to 1 जा रहा है, तो n1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, n2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। या R जो दिया ना, R ये वाली वैल्यू है H, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। फिर यहाँ पर ये सारा फॉर्मूला लगा के हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन निकाल लेंगे, E की वैल्यू निकाल लेंगे। E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये H की वैल्यू हम रखेंगे, फिर यहाँ पे अपॉन में 16 माइनस 1 करेंगे, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा आ जाएगा 15/16, ये चीज़ क्लियर होगी। फिर ये H की वैल्यू, इसको डिवाइड करके हम निकाल लेंगे, ये वैल्यू हमारी लगभग निकल कर आएगी। E की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी हमारी 20.44 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब E इज इक्वल टू एच म्यू है, तो म्यू को निकालना है तो E अपॉन में H कर देंगे। अब ये 20.44 आया है, इसमें जो हमारी H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, इससे हम डिवाइड कर देंगे और हमारी म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी 3.08 इंटू 10⁻15, ये वाली हमारी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया इन ए हाइड्रोजन एटम एनर्जी फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, ये हमारे पास में एनर्जी दी गई है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट। अब यहाँ पे देखिए ये हमें टोटल एनर्जी दी गई है कि इसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हाइड्रोजन एटम की। अब हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिंपल आपको एक रूल पता होना चाहिए कि जो टोटल एनर्जी होता है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो टोटल एनर्जी होता है अगर वो माइनस में है तो इसका ऑपोजिट होता है काइनेटिक एनर्जी, और इसका डबल जो होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो यहाँ पर ये माइनस में होता है, और जबकि काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, पॉजिटिव होती है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे टोटल एनर्जी -3.14 दी है, तो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस में दी है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में निकल कर आएगी और वो आ जाएगा पॉइंट प्लस 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है Who modified Bohr theory by introducing elliptical orbits for electron path। सिंपल है, नाम बताना है कि किसने जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल जो इंट्रोड्यूस किए थे और फिर बोहर थ्योरी को मॉडिफाइड किया था। रदरफोर्ड में, थॉमसन ने, हर्न ने, सोमरफेल्ड ने। तो यहाँ पे सोमरफेल्ड ने जो था वो इसके अंदर चेंज किया था। तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया है, द बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 इज अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारे पास में बोहर एटम जो 1 के लिए हमारे पास में रेडियस दे दिया गया है। द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू 2, हमें जो है वो 2 के लिए उसका रेडियस पता करना है। सिंपल देखिए n का मतलब क्या है, nth ऑर्बिट। कोई भी ऑर्बिट का अगर हमें जो है वो रेडियस निकालना है तो सिंपल क्या करना पड़ता है, यहाँ पे r इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r1 का तो हमें यहाँ पे दे ही दिया है। अब हमें सिंपल क्या करना पड़ता है, n स्क्वायर हमें यहाँ पे किसके लिए निकालना है, 2 के लिए। अगर मान लो 3 के लिए निकालना हो, 4 के लिए निकालना हो, जो भी निकालना हो n स्क्वायर इंटू r हो जाता है।
अपॉन में जेड होता है, बट क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए और जेड यहाँ पे क्या होता है केवल 1 होता है, तो हमें ज़्यादा जो है वो यहाँ पे नहीं लिखना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, तो एन स्क्वायर देख लीजिए। अब एन हमें क्या पूछा गया, 2 पूछा गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 इंटू R1 हमें दिया हुआ है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल हम 4 इंटू 0.530 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे सामने जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, आंसर आ गया ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में वापस वही है, इन ए बोहर मॉडल ऑफ एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, वापस वही है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हाउ मच एनर्जी विल बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, तो वापस वही हम सब कुछ दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है, वापस वही डेल्टा ई वाला फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा ई वाला लगा के RH और वहाँ पे -N1 का स्क्वायर -N2 का स्क्वायर करके हमें वैल्यू कर देनी है। यहाँ पे कितना है 1 है और 3 है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये डायरेक्ट फार्मूला लगाकर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। अब RH की वैल्यू नहीं दी गई है, और RH की वैल्यू मैं आपको बता दूँ 1.9 RH की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है। RH की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। RH की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी लेंगे, देखिए जूल के अंदर ले लेते हैं। तो किलो जूल के अंदर होती है 312, क्या होती है 312। ये वाली जो है हम किलो जूल के अंदर वैल्यू ले लेंगे। क्लियर है, उसके बाद में n स्क्वायर करके और इसका वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। क्लियर हो गया ये चीज़। ओके, हमने ये किसके अंदर ली है, किलो जूल के अंदर, किसकी RH की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए हमसे यहाँ पे किलो जूल में तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अर्ग में है। अब यहाँ पर हम पूरा वही वापिस सोल्व कर लेंगे, 1/3 का स्क्वायर -1/1 का स्क्वायर करके यहाँ पे इसको पूरा सोल्व कर लेंगे। और जब यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर हमें जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, अर्ग में। अब 1 जूल जो होता है ना, 1 जूल होता है किसके, 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। जब आप इस सब को सोल्व करोगे तो आपके सामने जो वैल्यू निकल कर आएगी एनर्जी वाली, वो आएगी 1.94 इंटू 10⁻18 जूल। बट जब हम इसको अर्ग में कन्वर्ट कर देंगे तो वहाँ पे 10⁻7 होंगे। बट ये देखिए 0.194 है, यहाँ पर इसको भी और चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, उसमें और पॉइंट लगा दिया और ये 10⁻10 कर दिया है। यहाँ पे 0.1936 कर दिया है, इस टाइप से कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो आंसर बनता है वो बनता है हमारा ऑप्शन डी। क्लियर है, ओके। ये कैलकुलेशन वगैरह मैंने नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, उसमें आप वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने जो वो आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज, ये रेडियस दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में। द रेडियस ऑफ लिथियम आयन एटॉमिक रेडियस 3 इज द सिमिलर स्टेट इन। अब देखिए यहाँ पर सिंपल क्या करना है, अभी मैंने बताया था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वाला था n स्क्वायर, मैंने बोला था z क्योंकि हाइड्रोजन है इसलिए हम नहीं लिखते हैं, z इंटू R1 हो जाता है। अब हाइड्रोजन का R1 हमें दिया हुआ है, n स्क्वायर हमें जो है वो सेम ही निकालना है, देखिए सिमिलर स्टेट के लिए निकालना है। बट z क्या हो गया, z हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो 3 हो गया। तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, C1 जो 0.53 है, n हमारी 1 की 1 रहेगी तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, z हमारा 3 हो गया। तो इस 0.53 को डिवाइड कर देंगे और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने जो निकल कर आएगा वो आएगा 0.17 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोथ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सिंपल, कई बार ये फॉर्मूला स्टार्टिंग से बताने लगे थे, डेल्टा E इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। अब जेड जो है वो किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वो 1 रहेगा और इसके टोटल जो वैल्यू निकल के आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो -13 है। अब सिंपल हमें जो नीचे वाला बताना है कि वो n4 है, n⁻3 n⁻2 है या n, तो हम कई बार कर चुके हैं कि n⁻2 होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसको आप एज इट इज़ एज अ फार्मूला भी याद रख सकते हो कि nth बोर ऑर्बिट की अगर एनर्जी निकालनी हो तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 इंटू n की स्क्वायर होता है। ये आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हो, आप कई बार आ भी सकता है यहाँ से क्वेश्चन। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 24 है, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट द। अब इन्होंने बोला कि जो हीलियम का स्पेक्टर है उसी की सेम स्पेक्टर जो है वो किसका निकल कर आ सकता है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो सिंपल हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालना है। अब हीलियम का जो है वो कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, अभी हमने बताया था। हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए लिथियम में कितना हो जाएगा, वापिस में लिथियम में 3 और ये +1 का साइन है तो -1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम का सेम इलेक्ट्रॉन नंबर रहेगा, तो लिथियम प्लस जो आयन है उसका स्पेक्ट्रम भी बिल्कुल सेम निकल कर आएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 25 देख लेते हैं। इफ r इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। अभी आपको बताया था कि nth ऑर्बिट का निकालना है तो r n स्क्वायर,
अब इस टाइप से देख लीजिए कौन सा है, nth ऑर्बिट के लिए r n² था अपॉन में z, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पर r n² हमारा जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। अब यहाँ पर जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ, एंगुलर मोमेंटम, अनसर्टेनिटी के क्वेश्चंस भर भर के आएंगे और इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पे होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। अब ये पी क्या है, पी है मोमेंटम, पी क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन को हम दूसरी तरह लिख सकते हैं, एच ये वही प्लेग कांस्टेंट रहेगा, पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम वी हो जाएगा, यानी मास इंटू वेलोसिटी भी हो जाएगा। इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। ये होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब एक आता है एंगुलर मोमेंटम, अगर निकालना हो तो क्या होता है, उसका भी एक फॉर्मूला है, वो भी अभी आप याद रख लीजिए। वो होता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में क्या, 2 पाई। अब ये एम वी वाला वही मोमेंटम है और ये क्या है, रेडियस है, एन क्या है यहाँ पर ऑर्बिट है और ये एच वाई प्लैंक कांस्टेंट है अपॉन 2 पाई। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ये भी आपको याद रखना है। एन की वैल्यू ऑर्बिट के हिसाब से चेंज हो सकती है। ये किसका फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आ चुका है इसलिए। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं एक अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला जो बार बार आएगा, वो क्या होता है, डेल्टा एक्स। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था, हेजनबर्ग ने दिया था। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको बोलते हैं और उसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन, यानी वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन वगैरह उसकी पोजीशन कहाँ पे, वो कितनी चेंज कर चुका है। ओ एंड डेल्टा पी ये क्या है, मोमेंटम हो गया वापिस से। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो सकता है, एच अपॉन में 4 पाई। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। बस ये 3 फॉर्मूले आगे इस टॉपिक के अंदर जो वो क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट इज। हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारे पास में हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ की क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, एच अपॉन में पी। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें कोई मोमेंटम दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे। और ये 2019 में क्वेश्चन भी आता। तो हम क्या करते हैं, H इज इक्वल टू एम वी कर लेते हैं। अब एक चीज़ आपको क्लियर हो गई। ओके, अब आप कहोगे यहाँ से भी नहीं निकल रहा है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं जो मैंने अभी बताया था एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम क्या था, एम वी आर इज इक्वल टू क्या था, एन एच अपॉन में 2 पाई। क्लियर है? ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो एम वी है इसमें से ये एम वी निकाल के हम ले आते हैं। तो एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन में लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम एच अपॉन में लैम्डा लिख देते हैं इस एम वी की जगह, तो भी हमारा ये क्लियर हो जाएगा और हम यहाँ पे से लैम्डा निकाल पाएंगे। ओके, क्योंकि हमें आर दिया, देखिए गिवन दैट द बोहर रेडियस हमें दिया ए नोट। ए नोट हमें जो दिया वो फर्स्ट ऑर्बिट का दिया, सेकेंड का नहीं दिया, ये भी याद रखना। क्लियर है? ओके, तो एम वी को हटाकर हम यहाँ पर क्या ले आएंगे, वो ले आएंगे हम एच अपॉन में लैम्डा। तो ये हो गया एच अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। अब एच की वैल्यू नहीं दी है तो एच से एच कट रहा है, देखिए इधर भी एच है इधर भी एच है, ये वैल्यू भी कट गई। ओके, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब हमें लैम्डा लिखना है, तो लैम्डा को इधर ले आते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एन जो है ये इधर आ जाएगा, ये 2 पाई यहाँ पे चला जाएगा, तो 2 पाई आर और ये अपॉन में एन हो जाएगा और लैम्डा हो जाएगा। तो ये सारा कुछ करके जब निकालते हैं तो लैम्डा हो जाता है क्या, 2 पाई आर अपॉन में एन। अब n की वैल्यू क्या है, देखिए इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट। तो n जो है वो क्या है, सेकंड है, तो n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 से 2 ये भी काट देते हैं। अब लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया, पाई आर बच गया। क्या बच गया, पाई आर बच गया। पर ये जो आर की वैल्यू है वो हमें जो पहले हमने बताया था कि कैसे ऑर्बिट में जो आर एनएथ है उसको कैसे निकालेंगे। तो आर एनएथ को जब निकालना होता तो आर एनएथ यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट का निकालना, ये तो मैं फर्स्ट का दिया, तो वो क्या होता था, एन स्क्वेयर आर हो जाता था। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, और लेमडा हमारा क्या आया था, लेमडा हमारा आया था आर पाई, और ये आर जो है वो ये वाला आर हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और ये एन की वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वेयर। अब आर क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो 2 स्क्वेयर कितना होता है, 4 इंटू 52.9, और ये पाई एज इट इज़ रह जाएगा। तो 52 को जब 4 से करेंगे, 50 को कर लीजिए, लगभग कितना आता है, ये आता है हमारा 200। ओके,
तो ये लगभग हमारा 200 आ जाएगा, ये लगभग यहाँ पर ये आता है। अब यहाँ पे देखिए एक में तो पाई नहीं दिया है और एक में पाई लगाया गया है, तो हमारा पाई तो साथ में रह रहा है, तो ये 2 11 11 पाई आ रहा है। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया था, हमने क्या किया था, सिंपल सा अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल लगाया था, जहाँ पर हमारा जो है वो लेमडा इज इक्वल टू क्या था, एच पी था। इसको हमने क्या कर दिया, एच अपॉन में एम वी कर दिया था। अब यहाँ से हमें वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो हमने क्या कर दिया था, एम वी जो हमारा फॉर्मूला था वहाँ पर हमने उसको चेंज कर दिया था, और वहाँ पे है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओन में 2 पाई लेके आए थे। अब ये एम वी यहाँ से लेके आए थे जो एच अपॉन में लेमडा होता है, तो हमने एच अपॉन में लेमडा यहाँ से लिया, ये एच से एच यहाँ पे कैंसिल हो रहा था। फिर इस लेमडा को ऐसे रखा, तो ये हमारा बन रहा था 2 पाई क्या आर अपॉन में एन, एन 2 था तो 2 से 2 कट गया था, हमारे पास में पाई आर बच गया था। अब ये आर बहुत इंपॉर्टेंट था, और आर को हमने उस वैल्यू से निकाला था आर नोट वाली से, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया था। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। एक बार मैं आपको समझा दिया, अब यही फार्मूले बार बार आगे क्वेश्चन में आते रहेंगे। ए 0.66 किलोग्राम बॉल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 मीटर, द एसोसिएटेड वेवलेंथ। अब वापिस से हमें इसे क्या पूछा गया है, वेवलेंथ पूछा गया। सिंपल है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए मास दे दिया गया है, तो मास की वैल्यू रख लीजिए, वी दे दिया गया है, वेलोसिटी दे दी गई है, और यहाँ पे एच हमें ये दे दिया गया है, तो ये सब कुछ पुट करिए और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, बहुत आसान सी मैथ कर लेना, आंसर आएगा यहाँ पर क्या निकल कर 1 × 10⁻⁻35 मीटर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 28 है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इफ सर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, यानी ये जो अनसर्टेनिटी वाला बनाया था, डेल्टा एक्स इज डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, एच अपॉन में क्या था आपका 4 पाई। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये जो पोजीशन इक्वल टू मोमेंटम है, यानी सेम ही है। यहाँ पर बोल रहा है इफ अनसर्टेनिटी पोजीशन एंड मोमेंटम इक्वल है, मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी है, तो हम डेल्टा पी डॉट डेल्टा पी लिख लेते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि हमें वेलोसिटी पूछा और वेलोसिटी केवल डेल्टा पी में आएगी। इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एच अपॉन में 4 पाई हो गया। अब डेल्टा पी को हम कैसे लिखते हैं, एम डेल्टा वी लिखते हैं, और इसको भी कैसे लिखते हैं, एम डेल्टा वी लिखते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एम डेल्टा वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई लिख सकता हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पे डेल्टा वी निकालना है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पूछी है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई एम का स्क्वायर मैं इधर ले आता हूँ। क्लियर है? और यहाँ पे वी का स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एम को मैं बाहर ले आता हूँ, और 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, ये 2 भी मैं बाहर लेता हूँ, तो 2m बाहर ले आता हूँ, और ये इसको जब मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर द रूट आ जाएगा, तो वही आएगा 1 अपॉन में 2m एच अपॉन में 4 पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 है। द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम विच इज इक्वल टू, ये हमें अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम दे दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, हमसे इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी पूछा है। इससे ज़्यादा आसान क्या होगा कि हमें जो क्या दे दिया गया है, एम डेल्टा वी दे दिया गया है, हमें ये टोटल जो है वो m डेल्टा v जो है वो दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि p इज इक्वल टू m डेल्टा v होता है, तो हमें p जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है। अब हमें यहाँ पर क्या दे दिया गया, मास भी दे दिया गया है, और हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है। तो डेल्टा v इज इक्वल टू पी एम। अब ये भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा भैया, इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन हमारे पास में है 1 × 10⁵, 1 × 10⁻11, 1 × 10⁻9 और 1 × 10⁻6। तो हमारा जो यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन जब कर लोगे तो हमारा आंसर आएगा 1 × 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 30 है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे दिया है, द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ। तो यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल सा हमें वापस से क्या दे दिया है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दिया है ये हमें पोजीशन का चेंज दिया है कि मतलब इतनी पोजीशन यहाँ पे, तो यहाँ पर वापस वही लगा लेते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, ये सेम चीज़ है। अब यहाँ पर डेल्टा पी वगैरह हमें नहीं दिया, तो प्लैंक कांस्टेंट दिया, ये वाली चीज़ दे दी है, पी को हम एम डेल्टा वी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिंपल आपके सामने है, क्या पूछा है हमसे, यहाँ पर पूछा क्या है, द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पूछा, ये पूछा, और डेल्टा एक्स भी दे दिया। डेल्टा एक्स ये हमारे पास में रहा, एम हमारे पास में ये रहा, एच हमारे पास में ये रहा, 4 पाई यहाँ पर हमें लगा लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 कुछ भी लगा लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए।
इसको जब सोल्व करोगे तो डेल्टा वी जो है हमें एच अपॉन में डेल्टा एक्स एम 4 पाई, ये सब वैल्यू दी हुई है, ये सब वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। ये याद रखना है कि एंगस्ट्रॉम को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जब सब कुछ करके आप कर लोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 5.792 × 10⁶। अब देखिए मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूँ, आपको फॉर्मूला वगैरह सब बता दिया, मैथ आप लगाते रहना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में है द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम दे दिया है, द अनसर्टेनिटी इट्स पोजीशन पूछा गया, विद एच दे दिया गया। वापस वही बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। अब यहाँ पर ये हमें दे दिया है मोमेंटम, एच हमें ये दे दिया है, और हमें यहाँ पर ये डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई डेल्टा पी। अब ये वैल्यू रख लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। जब इसका बहुत अच्छा सा आप आंसर निकाल लोगे, सारी कैलकुलेशन कर लोगे, तो आएगा 5.27 10⁻³ मीटर। क्लियर है? ओके। यहाँ पे कैलकुलेशन फिर मैं बता रहा हूँ, नहीं करवा रहे हैं हम, केवल जो है वो मेथड बता रहे हैं, फिर उसमें वैल्यू पुट करिए, आपके सामने आंसर 32। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विद मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर है और ये ग्राम है, या तो इसको किलोग्राम में करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा पहले देख लेते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ पार्टिकल विद मास, मास दे दिया है, वेलोसिटी दे दी है, और हमसे क्या पूछा गया है, एच पूछा गया है। तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन में एम वी लगा लेंगे, और यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करके और फिर हमारे पास में जो है वो आंसर आ जाएगा। अब एच की वैल्यू देखिए यहाँ पर नहीं दिया क्योंकि काफ़ी पुराना है, बट अब जो है वो एच की वैल्यू भी दे दी जाती है क्वेश्चन में, आपने देखा भी होगा रिसेंट ईयर में। तो वो सब करके और आप जो है वो आंसर निकाल लीजिए। अब कई बच्चे आंसर पूछेंगे तो आएगा 6.63 × 10⁻³ मीटर। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो चलते हैं 33 की तरफ। 33 में हमसे क्या पूछा गया, देख लेते हैं क्या पूछा गया। द पोजीशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज नोन। अब पोजीशन बता दिए 1 नैनोमीटर। फर्दर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज विद इन द, हमें जो है वो मोमेंटम बता दिया गया है। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द हीलियम इज। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ हीलियम पूछा है। द पोजीशन फॉर बोथ एन इलेक्ट्रॉन और एक हीलियम। तो एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक हीलियम है, हमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो इन दोनों की चीज़ें क्या बता दी गई है, पोजीशन बता दी गई है। अब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है कि ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इतना है, और हमसे हीलियम का जो है वो क्या पूछ लिया है, मोमेंटम पूछ लिया है। अब सिंपल सा समझिए आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है। अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है फॉर ए पार्टिकल। वो पार्टिकल कोई भी हो, वहाँ पर जो अनसर्टेनिटी पोजीशन या फिर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर हमसे मोमेंटम पूछा है, तो मोमेंटम जो है जितना इलेक्ट्रॉन का था उतना ही किसका रहेगा, हीलियम का रहेगा। तो इसका कितना है 5 × 10⁻⁻16, तो इसका भी इतना ही रहेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। डेल्टा पी जो है, डेल्टा मोमेंटम जो है वो दोनों के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया भैया, अनसर्टेनिटी। अब आपको बता दूं ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला जो है ना, वो फिजिक्स में जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन है उससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपको फिर से बता रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12th में लास्ट का जो पोर्शन है वहाँ से आप देख भी सकते हो, टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आए, लगभग हर दूसरे साल या हर साल क्वेश्चन आता रहता है। तो आपको डी ब्रोगली वाला अच्छे से करना है, ये वाला लिंक वहाँ पर भी होता है। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दे दिया है, मास दे दिया है, मूविंग विद वेलोसिटी दे दी है, एक्यूरेट। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेलोसिटी में एक्यूरेसी परसेंटेज में दे दिए कि भैया इन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है इसकी एक्यूरेसी इतनी है। तो 100% एक्यूरेसी पहले जब हमें निकालनी पड़ेगी तभी बात बनेगा। फॉर्मूला तक इन्होंने बता दिया कि आप सपोन में 4 पाई याद कर लीजिए, और अनसर्टेन एक्सपर ये जो एच की वैल्यू है ये भी इन्होंने बता दी है। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा क्या रखना पड़ेगा, देखिए हमें जो है वो डेल्टा क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है। यहाँ पर देखिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, मूविंग विद ए वेलोसिटी, मास उसका दे दिया है, वेलोसिटी दे दी है, और हमें क्या निकालना है, उसकी अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन निकालनी है। सिंपल है। डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन में 4 पाई, ये तो हो गया। ओके, यहाँ पर डेल्टा पी को हम एम वी में लिखेंगे, एम हमारा दे दिया वी। अब वी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हमें परसेंटेज में दे दिया कि इसकी इतनी एक्यूरेसी है। जब हम इसकी 100% एक्यूरेसी निकालनी पड़ेगी, एक्चुअल वेलोसिटी हमें इसकी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले परसेंटेज को नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.001 है, नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए आप में 100 लगा लिया,
बिल्कुल सही है। अब ये जो एक्यूरेसी हम किसकी निकाल रहे हैं, इसकी निकाल रहे हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 10⁴ सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इस सबको कर लीजिए, इसको जब हटाओगे तो अपॉन में यहाँ पे 3 0 और आ जाएगी, टोटल 5 0 हो जाएगी। यहाँ पर इस सबको करोगे तो यहाँ पे ये 4 से ये 4 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा 0.3। क्या आ जाएगा आपका 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड एक्चुअल वेलोसिटी निकल कर आएगी। अब ये ध्यान देना है, जब भी किसी में इतना दे दिया कि उसकी एक्यूरेसी नहीं है तो उसको पहले एक्यूरेट निकाल लीजिए। बस अब हमारा निकल के आ चुका है आंसर। क्या निकालना है, देखिए हमें डेल्टा x निकालना है, m हमारा दे चुके हैं, डेल्टा v हम निकाल चुके हैं 0.3 और h हमारा पास में दिया हुआ है यहाँ पर, और 4 पाई वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पे डेल्टा x = h अपॉन में m डेल्टा v 4 पाई, डेल्टा v यहाँ पे 0.3 है, m हमारे पास एज इट इज़ ये लगाना है और h हमारे पास में ये लगाना है और 4 पाई की वैल्यू लगा देनी है, पाई की वैल्यू 3.13। ओके, क्लियर है, कोई भी लगा लीजिए 22 अपॉन में 7 वाली और हमारा आंसर निकाल लीजिए। अब आंसर यहाँ पर क्या आएगा, आंसर आएगा 1.93 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा 1989 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म एन पार्ट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी यहाँ पर बोहर मॉडल जो हाइड्रोजन एटम दिया था उसके अकॉर्डिंग कौन सी पार्ट नहीं है यहाँ पे। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट आर क्वांटाइज्ड, यानी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो ऑर्बिट्स के अंदर क्वांटाइज्ड हो जाती है। द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज द लोवेस्ट एनर्जी। सी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस एंड ये द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। अब यहाँ पर ये जो है ना पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बोहर पोस्टुलेट वगैरह नहीं है। ये क्या है, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो ये अकॉर्डिंग टू बोहर नहीं है, ये हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि ये लगभग यहाँ से हर साल लगभग क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से हमें देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है कि जो क्वांटम नंबर है होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर जिसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारे पास में होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है हमारे पास में स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो चीज़ें आपको पता होगी। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताता है हमें सेल के बारे में, यानी कौन से सेल के अंदर है, और n की वैल्यू जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 करके। मैं थोड़ा सा टॉपिक पहले बता रहा हूँ क्योंकि यही जो क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड आते रहेंगे। फिर जो आपका होता है वो सब सेल बताता है, क्या बताता है, सब सेल बताता है और शेप बताता है। और ये एल जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 करके। ये जो आपके 1 2 3 होते हैं वो मतलब 1 का मतलब होता है के सेल, एल सेल, इस टाइप से एम सेल, एन सेल। और यहाँ पर जो एल की वैल्यू जो होती है वो 0 1 2 वो होती है एस पी डी एफ, इस टाइप से। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि m से रिप्रेजेंट होता है। वो क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है। आप शब्दों पे ध्यान देना, लिखाई जो है वो बहुत ही गंदी होने वाली है। तो यहाँ पे वो किससे स्टार्ट होता है, ओरिएंटेशन से स्टार्ट होता है, ओरिएंटेशन बताता है। अब m की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, m की जो वैल्यू होती है वो होती है 2l+1, यानी जो l की वैल्यू होगी वो यहाँ पे हम जब रख देंगे तो हम m की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो कहाँ से कहाँ तक होती है, ये -l से लेके +l तक होती है। -l से लेके +l का कैसे मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है वो l की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर क्या 0, ठीक है, नहीं चलो 1 रख देते हैं, तो l की वैल्यू रख देते हैं 1। तो 1 2 × 1 क्या हो गया, 2 + 1 3। तो ये हो गया टोटल, तो कितने हो गए, 3 हो गए, यानी m जो होंगे ओरिएंटेशन वाले वो टोटल ऑर्बिट 3 होंगे। बट यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, देखिए L की वैल्यू क्या थी, L की वैल्यू हमने रखी थी 1, तो ये होगा -1 फिर 0 फिर +1, तो टोटल कितने हो गए, ये 3 हो गए, -1 0 3। तो इस टाइप से ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है। अब स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो स्पिन बताता है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस में और माइनस का साइन दिखाता है। ये चीज़ें क्लियर होगी, ओके। फिर आता है एक एनर्जी लेवल, जो हम ऑर्बिट को फिल करेंगे ना वो एनर्जी लेवल पे होता है। एनर्जी लेवल के क्या अंदर क्या होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है प्लस एजीमेथुअल क्वांटम नंबर जो होता है उनको ऐड कर देते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है। क्लियर है। अब जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी n+l वैल्यू भी उतनी हाई होगी। अब आप कहोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सेम वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ n,
n को मैं 4 ले लेता हूँ, तो 4 + 0 करूँगा तो मैं यहाँ पर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। फिर उसके बाद में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर क्या 3 + 1 करूँगा तो भी यहाँ पर 4 मिलेगा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें वो होगा जिसकी n की वैल्यू हाई होगी। यहाँ पर n की वैल्यू हाई है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हाई मानी जाएगी अगर ये वैल्यू जबकि दोनों की सेम आती है। तो ये आपको पॉइंट्स कुछ कुछ मैंने बता दिए जो ज़्यादातर क्वेश्चन में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नीट 2019 में पूछा गया 4d 5p 5f एंड p ऑर्बिटल आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ये जो 4 5 5 6 लिख रखा है ये n लिख रखा है। क्या लिख रखा है, ये n लिख रखा है। मैंने अभी बताया था जो शेल होते हैं वो लिख रखे हैं। उसके बाद में ये जो डी पी एफ पी है इसके लिए हमें एल की वैल्यू चाहिए। तो एल की वैल्यू जो 0 होती है वो किसके लिए होती है, एस के लिए, 1 किसके लिए, पी के लिए, 2 किसके लिए, डी के लिए, 3 किसके लिए, एफ के लिए। ये किसकी होती है, एल की वैल्यू होती है। ये चीज़ क्लियर हो गया, ओके। तो सबसे पहले 4d लिखा हुआ है, 4 तो n की वैल्यू 4 हो गई। अब d के लिए हमारे पास जो l की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। और हमें एनर्जी का फॉर्मूला भी बताया था n + l करेंगे, तो वही कर देते हैं। सबसे पहले n + l करेंगे तो यहाँ पर इसमें जो वैल्यू निकल कर आएगी 4 प्लस जो d है हमारा 4 + 2, हमें कितनी वैल्यू निकल कर आएगी 6। क्लियर है। 5p देख लेते हैं, 5p p में वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर 5p को जब हम ऐड करेंगे 5 + 1 तो ये भी हमें कितनी निकल कर आएगी 6। अब हम 5f देख लेते हैं, 5 तो हमारा हो गया वैल्यू, f कितना होता है 3 होता है। तो 5 + 3 ये कितना निकल कर आया हमारे पास में 8। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी अभी तक जो निकल के आ रही है वो 5f की निकल के आ रही है। फिर बात करते हैं 6p के बारे में। तो 6 हमारा हो चुका है और p की वैल्यू कितनी होती है, v की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारे पास हो गया 7। तो इसका मतलब क्या है, जो 5f है उसमें n + l रिकॉर्डिंग के अंदर इसकी वैल्यू आई है 8, इसकी आई है 7, इसकी आई है 6 और इसकी भी आई है 6। तो मैंने बता दिया था कि अगर दोनों की सेम आ रही है तो जिसका n वैल्यू, इसका n हाई है तो इसकी एनर्जी हाई होगी। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो एनर्जी होगी वो 5f की होगी। देन उसके बाद में जो वैल्यू होगी वो 6p की होगी। बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। फिर उसके बाद में देखिए दोनों की 6 आ रही है तो n की वैल्यू हाई जो है वो 5 में है और फिर 4 में है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। अब यही फॉर्मूला आगे अगर कहीं लगेगा तो ये हम जल्दी कर लेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको एक बार में बता दिया कि टॉपिक क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्बिटल हैव 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज। अब यहाँ पे बोला गया कि ऑर्बिटल जो है उसमें 3 एंगुलर नोड है एंड 3 ही टोटल नोड है। तो क्या होगा, वो 5p होगा, 3d होगा, 4f होगा, 6d होगा। ओडिशा नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, देखिए नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं एल की वैल्यू के। मतलब जितने एल होगा उतना ही एंगुलर नोड्स होगा। क्लियर है, ओके। टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछ लिया जाए, अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछ लिया जाए तो वो जो वैल्यू होती है वो होती है n-1। तो सबसे पहले क्या लिखा गया, एंगुलर नोड्स जो हैं वो l है, l मतलब 3 है, ये l जो है वो 3 है। अब पहले लिख लेते हैं 0 1 2 3 s p d f। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, f आएगा, ये तो हमें पता है। अब f से ही हमें पता चल जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो 4 वाला आएगा, 4f। बट फिर भी देख लेते हैं n-1 जो है वो जो टोटल नोड है वो भी कितने दिए हैं 3। तो n-1 = 3 है तो n = कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4f। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 38 देख लेते हैं। विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। तो एंगुलर मोमेंटम ने मुझे बताया था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, l के अंदर। तो s ऑर्बिटल में जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो 0 हो गया। एन ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डिजाइंड बाय द 4 क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल जो होता है वो केवल 3 क्वांटम नंबर से पता चल जाता है, बिल्कुल सही है। बट जो इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। हमसे रॉन्ग पूछा है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, यहाँ पर ये जो है वो बताया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ये फिल हो गया, यहाँ पर ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया। अब इसकी डायरेक्शन देखिए क्या है, इसकी डायरेक्शन जो है वो गलत लिखी हुई है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर ये हाफ फिल्ड हो रहे होते हैं तो इन सब की डायरेक्शन सेम रहेगी, यानी ये जो है वो अप साइड में आएगा। फिर जब सेकेंड होगा तो वो डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड इस टाइप से आएगा। मतलब एक क्लॉकवाइज हो गया तो एक अप साइड और अप साइड ही चलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो फिलअप है वो क्या किया गया है, गलत किया गया है। तो हमारा आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन सी, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगी।
द वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर इज जीरो। यहाँ पे डी जेड स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, बिल्कुल सही है। आ गया नीट 2018 में क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 39 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वापस रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है, 2017 का क्वेश्चन है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन एच अपॉन में 4 पाई। यहाँ पर जो ई की वैल्यू है वो एक्स और पी, यहाँ पर ये चीज़ें जो है उनमें थोड़े से साइन जो है वो चेंज किए गए। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू द ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। हाँ जी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं उसके पास में ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, बिल्कुल करेक्ट है। सी है द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2b ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2s ऑर्बिटल एंड में जो एनर्जी है वो लेस होती है 2p ऑर्बिटल से। तो अब आप यहाँ पे n प्लस एल रूल लगा दोगे। यहाँ पे n कितना है 2 है, s कितना है 0 है, तो यहाँ पर ये 2 निकल कर आएगा। यहाँ पर n कितना है, n है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर l लगाओगे वो 1 आ जाएगा, और 3 आप कहोगे बिल्कुल सही है, बट आपने पूरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, अब हाइड्रोजन में क्या p होता है, जी नहीं। जो हाइड्रोजन वाला उसमें p होता है, जी नहीं। तो यहाँ पे जो है वो 2s होता है, तो उसमें होता ही नहीं है, तो एनर्जी इक्वल होती है, ग्रेटर होती ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डी प्रोबली व्हेन इज लैम्डा इज इक्वल टू एच एम वी, ये हमने बता दिया था, वेयर एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, वी ग्रुप ऑफ द पार्टिकल। ये चीज़ क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू। देखिए एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल में केवल एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इन्होंने कहा है n जो है वो 3 है, l1 का मतलब क्या है, तो 3 फी के अंदर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2, 6, 10 या 14, तो 2 ही आ सकते हैं। Which of the following pair of d orbital will have electron density along the axis। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूछा है कि किसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो along the axis रहेगी। तो किस किस के अंदर रहती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के अंदर जो होती है वो along the axis रहती है। जबकि हमारे पास में जो डी एक्स वाई है, डी एक्स जेड है और डी वाई जेड है, इनमें इन बिटवीन द एक्सिस रहती है। इनमें कहाँ पे रहती है, इन बिटवीन द एक्सिस, और यहाँ पर जो होती है वो along the axis होती है। तो ये जो है वो along the axis होती है। बाकी यहाँ पर इसमें along the axis होती है, इसमें in between होती है, इन दोनों में in between होती है। इसमें along the axis होती है और इसमें in between होती है। तो दोनों जहाँ पर जो है वो along the axis है वो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 42 देख लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों जो होते हैं वो एक ही ऑर्बिटल में आ गए। तो अब उनको अगर हमें डिफरेंस करना तो कैसे करेंगे, एजीमुथल से, स्पिन से, प्रिंसिपल से, मैग्नेटिक से। तो मैंने बताया था कि स्पिन क्वांटम नंबर, एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो एक क्लॉकवाइज रहेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज, वो स्पिन से पता चलेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एंड लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ द टाइटेनियम। अब सिंपल हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग एनर्जी, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड बताना है। वापिस वही लगा लीजिए, n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल लगा लेते हैं। यहाँ पे 4s है तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 3s है तो 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3p है तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, वापिस से 4 हो जाएगा। 3d है तो 3 प्लस में 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5 हो जाएगा। तो हाईएस्ट एनर्जी जो आएगी वो 5 की आएगी, तो मतलब 3d की सबसे हाईएस्ट एनर्जी आएगी। या तो इसमें से हो सकता है या फिर इसमें से हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर 3d की जो एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट है। देन हमारे पास में 4s की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4s कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए n की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए, तो ये 4 हो गया। अब 3p कितना होता है, 3p जो हमारा होता है वो भी 4 होता है, और 3s तो हमारा केवल 3 था। तो 3, 4, 4, 5 था, तो हमारा करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देखने वाले हैं 44। द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ Z इज इक्वल टू 26 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें ये बताना है कि जो Fe2+ है उसके अंदर जितने d इलेक्ट्रॉन है, मतलब d ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने सभी में है, बस एक में नहीं है, वो बताना है कितना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो d इलेक्ट्रॉन Fe2+ वाले में d में कितने इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होती है 3d6 4s2। अब यहाँ पर देखिए, समझिए, यहाँ पर 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन हट चुके हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हटे, s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो चुके हैं। अब d के अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जितने भी हैं इनके अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो सही है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर बात नहीं बनने वाली। सेकेंड है डी इलेक्ट्रॉन इन Fe, तो वापिस से वो डी इलेक्ट्रॉन इन Fe में तो हमारा 26 ही रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पे 2 रिमूव हुए हैं वो S से रिमूव हुए हैं, तो इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। अगर वहाँ पे 2 आ भी जाते हैं वापस तो वो S में आएंगे, D में नहीं आएंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास में और यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं पी इलेक्ट्रॉन इन Ne, जो नियॉन गैस होती है उसमें अंदर पी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो जो नियॉन गैस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नियॉन में होता है क्या हमारे पास में 1s2 2s2 2p6। क्लियर है। तो यहाँ पर P में पूछे तो P में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी 6 थे, यहाँ पर भी 6 थे, यहाँ पर भी 6 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बोला गया है द S इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम Mg, जो मैग्नीशियम है उसके अंदर कितने होंगे। तो मैग्नीशियम में भी कितने होंगे, S में पूछा गया। तो मैग्नीशियम क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ पर देखिए S में 2 है 2 है 2 है, तो टोटल 2 2 4 2 6, तो S के अंदर भी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वैसे भी हमारा आंसर ये बच जाता है बट फिर भी देख लेते हैं। तो हमारा जो P इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर जो P इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्या आएंगे हमारे पास में, यहाँ पर जो है वो 2p6 और 3p5 आएंगे। तो यहाँ पे 2p6 में आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि जो क्लोरीन का जो P है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो तब ये सेम होता। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। एंगुलर सिंपल एंगुलर मोमेंटम का देखिए, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + 1 अपॉन में H अपॉन में 2 पाई, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H क्रॉस। क्लियर है, ये 2 पाई H अपॉन 2 पाई को इस H क्रॉस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, √L अपॉन में L + 1 ये हमें लिखना है। अब डी ऑर्बिटल है, डी में एस एल की वैल्यू देख लेते हैं। तो एल की वैल्यू क्या होगी देखिए 0 1 2, तो ये हो गया SPD। तो डी की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे √2 2 + 1 और H है। क्लियर है। तो 2 + 1 कितने हो गए 3 3 × 2 कितने हो गए 6 √6H। तो इस टाइप से हमारे पास में √6H वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 46 देख लेते हैं। 46 में वापस पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब ऑर्बिटल जो है वो n = 3 L = 1 बोल दिया गया है और m जो है वो ml0 बोल दिया गया है। इसका मतलब हमें फिक्स एक ऑर्बिटल ही बता दिया गया है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू ही दे दी है 0, यानी केवल सिंगल ऑर्बिटल होगा 1 2 3 4, तो 1 होगा। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू स्पेसिफिक दे दी है हमें, तो वहाँ पे एक m की वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं, कौन सा 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर n = 3 L = 1 m = -1। वापिस से हमें क्या बता दिया, एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल बता दिया है। तो 4 2 10 या 6, तो एक ऑर्बिटल ही अगर हमें बता दिया तो स्पेसिफिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 48 है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ीडियम एटॉमिक नंबर 64 दिया, हमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज़ीनॉन, फिर होती है हमारी 4f7 5d1 और 6s2, ये होती है। तो यहाँ पर ये तो एक्स वाला तो है नहीं। अब 4f7 देख लेते हैं, 4f7 ये वाला है, 5d1 और 6s2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 49 देख लेते हैं। 49 बोला गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल बोला गया है, सब सेल पूछा गया विद L = 3 n = 4। अब देखिए सब सेल बोला गया ना, हमें ऑर्बिटल नहीं बोला गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एक ऑर्बिटल को दिखाती है, बट हमसे सब सेल पूछ रहे हैं यानी L के अंदर कितना है। तो सिंपल से हमें L वाला देखना है। तो देखिए 0 1 2 3 S P D F, F हो गया हमारा। तो F में कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 7 ऑर्बिटल होंगे। अब आप कैसे निकालोगे, तो सिंपल देखिए
m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है 3, 2 इंटू 3 प्लस 1, तो कितने ऑर्बिटल आ गए टोटल 7 ऑर्बिटल आ गए। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 7 में कितने हो जाएंगे 14, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम Z इज इक्वल टू 37 इज। अब हमें रुबिडियम एटम बताना है। रुबिडियम किस में आता है देखो, हेलिना की रब, तो यहाँ पर ये जो हमारा रब वाला है इसके अंदर आ रहा, तो मतलब 1 2 3 4 5, तो हमारा ये किसके अंदर आ रहा है सेल जो है वो 5, तो n इज इक्वल टू कौन सा आ रहा है हमारे पास में 5 आ रहा है। क्लियर है। ये किसके अंदर होता है S के अंदर होता है, सबसे पहला जो होता है ग्रुप उसी के अंदर होता है, तो S के अंदर होता है। S के लिए L की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। अगर L की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास में जो M की वैल्यू निकालते हैं वो 2l प्लस 1 करके निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 2l 0 प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल जो वैल्यू ही रहेगी वो 0 रहेगी। क्लियर है। तो अब ये देख लेते हैं हमारे पास में सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी 5 में L की वैल्यू अगर 0 है तो M भी जो हमारा 0 हो गया और ये प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आ सकता है ये आ सकता है। क्लियर है। तो हमारा आंसर आपके सामने है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया देखिए द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए p इलेक्ट्रॉन इज गिवन इज। अब h/2π दे दिया है हमें, यहाँ पर वाला वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले ही हम इसको ऐसे लिख रहे थे, अब हम इसको टोटल कैसे लिखते हैं L/L प्लस 1/h/2π। अब हमें p इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो L की वैल्यू निकाल लीजिए। L की वैल्यू क्या होगी देखिए 0, फिर वहाँ पे 1, फिर 2, तो ये हो गया S, ये हो गया P। तो L की वैल्यू हमारे पास जो निकल कर आ रही है वो आ रही है 1। कितनी निकल कर आ रही है 1, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 प्लस 1, तो हमारे 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास में क्या निकल के आ रही है √2 h/2π। अब ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे हमारे पास में होनी चाहिए √h/2π। अब ऐसा तो हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे देखिए। अब जो 2 होता है उसको कैसे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2π अपॉन में √2h, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो h/में √2π, ऐसा कोई ऑप्शन है ये रहा हमारे पास में, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। यानी हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो 4th एनर्जी लेवल में कितने होंगे किसी एटम में। तो देखिए यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल क्या होता है n² होता है। अब हमसे जो n की वैल्यू दी है वो कौन सी दी है 4 दी है, मतलब 4 दी है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा टोटल 16, 8 16 32 या फिर 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया इफ n इज इक्वल टू 6, यहाँ पे जो n दिया गया वो 6 है। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, हमें बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो होता है एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। एक दिया है ns, मतलब ns का मतलब क्या हो गया 6s दिया है। एक n-2f दिया है, n-2 कितना हो गया 4f हो गया। n-1 यानी 6 - 1 कितना हो गया 5d हो गया, और एक हमारे पास में np हो गया यानी 6p हो गया। अब हम n + l रूल लगा लेते हैं, तो 6 + 0 कितना होगा 6 ही होगा, और इसके बाद में 4 + 3 कितना होगा हमारे पास में 7 हो जाएगा। फिर 5 + d यानी 5 + 2 कितना होगा ये भी 7 हो जाएगा, और 6p हमारा 6 + 1 ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मतलब ये तीनों तो इक्वल है और इसमें कम एनर्जी है, तो इसका मतलब सबसे पहले जो आएगा वो तो ns आएगा, वो तो सभी में जो है वो लिखा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल जो है वो n की वैल्यू हाई होनी चाहिए, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी क्या है 6 है, ये तो आएंगे ही नहीं। क्लियर है। ओके, तो 6 वाले 6p वाले आएंगे सबसे पहले। फिर क्या आएगा 5d आएगा आपका, और फिर क्या आएगा 4f आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू n रूल जो है वो चलेंगे हम। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी सब सेल में वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। ऑप्शन क्या दिए हुए, सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 2l + 1 4l - 2 2n² या फिर 4l + 2। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्बिटल निकालते हैं तो वहाँ पे जो फॉर्मूला होता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल वाला क्या होता है m = वाला जो ऑर्बिटल बताता है तो 2l + 1 होता है। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है 2 × 2l + 1, क्या होता है 2l + 1।
क्लियर है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया क्योंकि हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन पूछा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 को 2 से करेंगे 4l और इसको इंटू 2 करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो 4l + 2 वाला जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं किसी सब सेल के अंदर। तो क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 55 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम, यानी कौन सा इनमें से जो एप्लीकेबल नहीं होगा। n = 5, l = 3, m = 0, n = 3, l = 2, m = -3, n = 3, l = 2, m = -2, n = 4, l = 0, m = 0। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, m की वैल्यू क्या बताई थी हमने, m बोला था कि +l से लेके -l तक हो जाता है। तो l की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2, तो ये +2 से लेके -2 तक हो सकता है। बट इन्होंने क्या -3, तो ये क्या दे दिया, गलत दे दिया, यही चीज़ नहीं एप्लीकेबल हो सकती। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे क्या पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ये हमारे पास में क्वांटम नंबर दिए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, यानी कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए n = 3, l = 0, m = 0 पॉसिबल है। n = 2, l = 2, अब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए n जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 चलता है, बट l जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और n -1 तक जाता है। मतलब l जो होता है वो -1 होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। तो यहाँ पे L जो हो सकता था वो 1 और 0 हो सकता था, इसके इक्वल नहीं हो सकता था। तो एक तो ये वाला हो गया। थर्ड देख लेते हैं, n = 4, l = 3 और m = 2, ये बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। वापिस यहाँ पे दिया n = 1, l = 0, फिर m = -1 दे दिया। अभी देखिए जो m वाला हमने बताया था, m क्या हो सकता है, -l से लेके +l हो सकता है। तो यहाँ पे l जो है वो 0 है, तो 0 to 0, तो ये 0 ही हो सकता है, -1 तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब सेकेंड वाला भी नहीं पॉसिबल हो सकता, फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता। फिफ्थ वाले में भी सेम यही है, l = 2 दे दिया, फिर ये 3 दे दिया। नहीं भैया, ये -l2 प्लस हो सकता है, ये तो 2 से +2 तक जा सकता था, +3 तक नहीं, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास में फर्स्ट पॉसिबल है, ये नहीं आएगा, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 57 देख लेते हैं। 57 में बोला गया द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, तो ओरिएंटेशन किसके द्वारा बताया जाता है, प्रिंसिपल, एजीमुथल स्पिन या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैं ये आपको तो पहले ही बता चुका हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 58 है, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। यहाँ पे बोल दिया कि ये क्वांटम नंबर कितने के लिए पॉसिबल हो सकता है। n = 3, l = 2, m = +2, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए m स्पेसिफिक बता दिया है हमें, m जो है वो अगर स्पेसिफिक बता दिया है तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो सकता है वो केवल 1 हो सकता है, क्योंकि m की वैल्यू एक ऑर्बिटल को बताती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी पूछा है तो n + l वाला रूल लगा लेते हैं। 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 + 0 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। अब इसमें भी आप ध्यान रखना, तो यहाँ पर क्या है कि ये ऑप्शन जो है इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिल्कुल गलत लिखा हो, यहाँ पर जो है वो -3 लिख दिया और एक जगह और हो गया, तो वो भी चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 60 की बात करते हैं। 60 में बोला गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम कैन बी रिटन एज। कैल्शियम एटम, जो कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। तो 20 में हमारे पास में जो है वो हीलियम, नियोन और आर्गन, 2 8 18 आर्गन और 2 4s2। तो हमारे पास में ये जो कैल्शियम आता है वो कौन से में आता है, 4 में आता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4s2 आर्गन। क्लियर है, ये वाला आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया इन ए गिवन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड। यानी कोई भी एक एटम है उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेम वैल्यू के कभी नहीं हो सकते चारों में से। यानी वो स्पिन क्वांटम नंबर में एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये रूल कौन सा है, हर्ट्ज रूल है, अफाव रूल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो ये जो डेफिनेशन ये जो बताता है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बताई गई है स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें बोला गया है फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर l = 3 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है हमारे पास में। तो यहाँ पर 4l + 2 वाला रूल लगा सकते हैं क्या। तो यहाँ पर l की वैल्यू जो वो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो 4 × 3 + 2 12 + 2 टोटल कितना हो गया हमारे पास में, 14 हो गया। 2 6 0 और 14, क्योंकि हमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेल पूछा गया है।
केवल एजिम्यूथुअल देख के पूछा गया तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, वही फॉर्मूला जो अभी आपको बताया था। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो वो 63 है, द ऑर्डर ऑफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम विल बी, वापस वही है 3d 4s 4p 4d 5s। सिंपल है, सबसे पहले 3d में देखते हैं तो हमारे पास में क्या होगा 3 + 2 ये टोटल हो गया 5, n+l रूल लगा रहे हैं वापिस से, 4 + 0 ये हो गया हमारे पास में 4, 4 + 1 ये कितना हो गया हमारे पास में 5, उसके बाद में 4d वाला कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 + 2 ये हो जाएगा 6, और 5s वाला हमारे पास में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन आ रहा है 5 4 5 6 6। तो हाईएस्ट जो एनर्जी होगी वो 4d में होनी चाहिए, 4d वाला यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी वाला यहाँ पर और कहीं पर नहीं है, बाकी 5s दिया हुआ है। क्लियर है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, उसके बाद में ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे वो बनता है ऑप्शन बी, n+l रूल लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 64 है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एटॉमिक ऑर्बिटल। जो यहाँ पर हमारे पास में Z दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ है कॉपर का। अब देखिए हमें बताना है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी। सिंपल देखिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6, यहाँ तक तो बिल्कुल सब में सेम है। अब 4s2 या 3d9 या फिर 3d10 या फिर 4s1 4s2 3p6 4s1 5p या फिर 4s2 4p6 3d3। अब सिंपल देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपके सामने, सबसे पहले 3d10 आएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्बिटल या तो हाफ फील्ड होना चाहिए फुल फील्ड होना चाहिए, तो वो 3d10 और फिर 4s आता है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो यहाँ पर हमारे पास में यही रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे बोला गया द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल। यहाँ पे बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है इन ऑर्बिटल, जहाँ पे n की वैल्यू दी गई है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें 2 दिया गया है, एजिमेथुअल क्वांटम नंबर जो 1 दिया गया। तो यहाँ पे बताना है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 4l + 2, l की वैल्यू है 1, तो 4 + 2 = कितना आ गया 6 आ गया। तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया एन आयन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। कौन से के अंदर जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, कॉपर में, थैलेडियम 4+ में, सीजियम में या फिर यहाँ पे पोटेशियम। तो यहाँ में हमें बताना है कि किसके अंदर आ सकते हैं। अब देखिए सिंपल हमने अभी जो है वो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। किसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। ये रहा कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन दी थी, एटॉमिक नंबर 27 1s2 2s2 2 3p 3 बट कॉपर में अगर Cu+ हो गया, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, वो इलेक्ट्रॉन कौन सा जाएगा? S वाला जाएगा। अब हमारे पास में जो आउटर मोस्ट बच गया वो 3d बच गया, 3 वाला आउटर मोस्ट बच गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो सेल है वो आउटर मोस्ट 3rd हो गया, क्योंकि 4 वाले में से तो इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो इलेक्ट्रॉन जो काउंट कर लेते हैं 10 + 6 16 + 2 18, और हमसे क्या पूछा गया? यही तो पूछा गया। क्या पूछा गया देखिए ध्यान से, द आयन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो कौन सा आ जाएगा? कॉपर प्लस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n+2। अब सबसे पहले तो जो नाइट्रोजन है उसकी हमें क्या लिखनी होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 और 2p3 होती है नॉर्मल के लिए, ये बिल्कुल नॉर्मल नाइट्रोजन की होती है। क्लियर है। एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो यहाँ पे 3 + 4 7 हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो 1s2 2s2 और 2p1 रह जाएगा, क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ये 1 वाला रह जाएगा इसका। क्लियर है। तो हमारे पास में 2 0 1 3, तो कौन सा रह गया? 1 रह गया। क्लियर है। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हम बता के आए थे, ये दोबारा यही आ गया है, 4l + 2 वाला ऑप्शन हमारा आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है द नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल आर। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स, या फिर जिसको बोल सकते हो आप रेडियल नोड्स। तो यहाँ पर देखिए रेडियल नोड्स कितने होंगे, तो इसे का एक फॉर्मूला होता है, क्या वो होता है? n - 1 - l।
अगर हमें रेडियल नोड बोल दिया जाए, स्फेरिकल नोड बोल दिया जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 - l। n की वैल्यू हमारे पास में है 3, p है मतलब यहाँ पे l की वैल्यू जो है वो 1 है, तो हम निकाल लेते हैं 3 - 1 - 1, तो ये हमारे पास में निकल कर आएगा 1। तो 1 3 नन 2, तो हमारे पास में आएगा 1, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे नीट 2021 एंड 2022 में आए हैं, वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है नीट 2021 से। क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर में, ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पर जो ऑल इंडिया रेडियो है वो एक फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, कौन सी, 1368 किलो हर्ट्स। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियस इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, तो हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, यानी लैम्डा निकालना है। अब स्पीड ऑफ लाइट भी हमें यहाँ पर दे दिया गया है, क्लियर है। तो हमारा एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, वो क्या था, कुछ याद है, c अपॉन में लैम्डा था, c यानी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, बट हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन में म्यू यानी फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देनी है, c की वैल्यू ये वाली है, तो ये हमारी आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय, अब देखिए ये किलो हर्ट्स में है, किलो हर्ट्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1368 अपॉन में 10⁻³ कर देंगे। अब इसको टोटल जब हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद में हमारे सामने जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और वो वैल्यू हमारी कितनी होगी, वो होगी 219.3। अब देखिए यहाँ पर आपको टोटल कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि 212 का भी ऑप्शन है और 219.3 का भी ऑप्शन है, बट जब आप इसको टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन 2। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है नीट 2022 से। हमारे पास में नीट 2020 के 2 क्वेश्चन है, पर दोनों अलग अलग सेक्शन से, एक सेक्शन ए से था और एक सेक्शन बी से था। क्वेश्चन क्या पूछा, इफ रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज, इतना हमें रेडियस दिया है, किसका, हीलियम का, कौन सा है, सेकंड बोर ऑर्बिट है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम, हमें लिथियम के थर्ड बोहर ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। अब रेडियस का फॉर्मूला भूल गए या याद है, n² अपॉन में z करते हैं, कि हम जो कॉन्स्टेंट है वो हटा देते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली सोल्व करना है। तो ये हमारे r जो होता है वो क्या होता है, n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन में z, इस टाइप से होता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, n हमें देखिए यहाँ पे सेकंड बोहर ऑर्बिट दिया है, z हमें हीलियम का पता ही है 2 है, लिथियम का हमें पता होना चाहिए 3 होता है, और थर्ड बोहर ऑर्बिट का निकालना है। तो सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं r अपॉन में हीलियम की। किसकी बात करेंगे, r अपॉन में हीलियम। हीलियम में जो n² रखेंगे वो n² कितना है, सेकंड है, तो ये हमारा n² हो जाएगा 4 अपॉन में z जो रखेंगे हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है। अब अपॉन में यहाँ पर कर लेते हैं, इसके अपॉन में हीलियम के हमें निकालना किसका है, रेडियस निकालना है लिथियम का। क्लियर है, लिथियम का निकाल लेते हैं भाई। अब रखते हैं हम किसका, n², अब रखेंगे n², हम टोटल ऐसे जब करेंगे तो इसको n² को हम यहाँ पे रख लेते हैं और z को ऊपर ले जाएंगे, बात तो वही होने वाली है। तो n², n कितना है हमारे पास, n है थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, तो वो हो गया 9, और z हमारा कितना है, लिथियम कितना होता है 3, तो अब इसको कट कर लेते हैं, 2 यहाँ पे 2 चला जाएगा, 3/3, तो ये आ जाएगा 2/3। क्लियर है। अब हमें निकालना किसका है, लिथियम का निकालना है, तो अब लिथियम उधर ले जाते हैं, तो r अपॉन में हीलियम यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा हमारे पास में, r हीलियम इंटू 3/2 इज इक्वल टू r ऑफ लिथियम। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अब जब हम यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 105.8। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर देखिए सेम दिया हुआ है 158.7 158.7। ये बाकी तो यहाँ पर जो है 15 और यहाँ पे 1.5 है। अब देखिए ये एंगस्ट्रॉम में है और ये पिकोमीटर में है। यहीं पे एग्जामिनर गलती करवाता है, क्यों, क्योंकि आपका जल्दी से आंसर आ जाता है 158, आप सोचते हो या जल्दी से लगा देते हो। पूरा ऑप्शन देखा करो, वैल्यू लास्ट का एक पॉइंट भी आपका बहुत गलती करवा सकता है। तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में पिकोमीटर, हमारा पिकोमीटर में दिया तो पिकोमीटर में ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2022 का है, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट पे पूछा गया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द शेप ऑफ dxy dyz एंड dzx ऑर्बिटल आर सिमिलर टू ईच अदर, यानी बोला गया कि इनकी जो शेप है वो सिमिलर है, एंड dx² y² एंड dz² आर सिमिलर टू ईच अदर, यानी यहाँ पे बोला गया इनकी भी बिल्कुल सिमिलर है, मतलब इन तीनों की सेम है और फिर इन दोनों की सेम है, ये बोला गया है। सेकंड बोला गया ऑल द 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव ऑफ 4d ऑर्बिटल। थर्ड बोला गया ऑल द 4d ऑर्बिटल है शेप सिमिलर टू दैट ऑफ रिस्पेक्टिव ऑफ 3d ऑर्बिटल, और इन एन एटम ऑल द 3d ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी इन द फ्री स्टेट।
जी हाँ, तो यहाँ पर जितने भी एटम है, जितने भी 5 ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो एनर्जी तो उनमें इक्वल रहेगी। ये वाली तो बिल्कुल करेक्ट है। हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। ऑल द 5 4D ऑर्बिटल है शेप सिमिलर टू दैट ऑफ द 3D। अब ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि जो शेप होती है वो डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। तो यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D, इसका मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम है, तो इनका शेप भी सेम होगा। ऑल द 5D ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज, डिफरेंट इन साइज बोला गया है व्हेन कंपेयर्ड टू द रिस्पेक्टिव ऑफ द 4D। यहाँ पर बोला गया इनका साइज जो है वो डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि जो साइज होता है ना, साइज वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n पर डिपेंड करता है, जबकि शेप जो होती है वो l पर डिपेंड करती है। तो इस टाइप से हमारा ये भी जो है वो भी बिल्कुल सही लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए द शेप ऑफ dxy, ये तो बिल्कुल सिमिलर होती है, बट इनकी जो दोनों की शेप होती है वो अलग अलग होती है, सिमिलर नहीं होती है। तो हमारा इनकरेक्ट पूछा था, वो आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।